Good morning, my dear students. This is Mithilesh Kumar, and this is the first video of our chapter 14 of class 5th Social Studies. You all know that what is happening in the whole world due to outbreak of COVID-19. So let us pray for the whole world, and without wasting time, let us start the chapter. The chapter's name is Revolt of 1857. It is unit 5. As you can see on your mobile screen, our freedom struggle. We will understand the chapter in both languages, in English and Hindi. हम इस चैप्टर को दोनों भाषा में समझेंगे. मैं इसे रीड करके आपको हिंदी में प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. हो सके तो आप अपने साथ में नोटबुक रखें. कुछ भी इम्पोर्टेंट लगे तो आप उसे नोट भी कर लीजिए. सो लेट स्टार्ट. रिवोल्ट ऑफ 1857. रिवोल्ट आके रिवोल्ट है क्या चीज़? रिवोल्ट को हिंदी बोलते क्रांति या फिर विद्रोह. 1857 में जो ये विद्रोह हुआ था, यहीं से आज़ादी की पहली चिंगारी भड़की थी. यहीं से स्पार्क हुई थी पहली चिंगारी आज़ादी की. तो इससे पहले हम ये जानेंगे आखिर जो विदेशी थे जो हमारे कंट्री में आए, या फिर आए कैसे, कब आए, क्या मकसद था इन लोगों का आने का. ओके, तो मैं एक लाइन को रीड करूँगा, आपको समझाता हूँ. जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, सिंस एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल से ही इंडिया हैज़ बीन अ कंट्री विद वास्ट नेचुरल रिसोर्स एंड डेवलप्ड सिविलाइजेशन. इंडिया एक ऐसा देश था जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार थी, भंडार थे नेचुरल रिसोर्सेज के. यहाँ पे खनिज था, यहाँ पे हर चीज़ था. Our contact with outside world dates back to many centuries before the Common Era. India had trade links with Arabs, Romans and Greeks. अब देखिए, हमारे देश में इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, तो सीधी सी बात है कि बाहर से जो लोग आए उन्होंने देखा कि इंडिया में इतना नेचुरल रिसोर्स है और यहाँ पे ट्रेड करना, व्यापार करना बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है. तो इंडिया के पहले से ही ट्रेड लिंक्स थे, व्यापार होता था अरब्स के साथ, रोमन्स के साथ, ग्रीस के साथ. कॉटन, सिल्क, हैंडीक्राफ्ट, गोल्ड, पर्ल एंड स्पाइस वर इन ग्रेट डिमांड. देखिए किस किस की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, किस किस की मांग बहुत ज़्यादा थी इंडिया की तरफ से. ये था आपका कॉटन, रुई जिसको बोलते हैं आप लोग, सिल्क, रेशम, गोल्ड, सोना, पर्ल, जवाहरात जो होते थे, मोती, हीरे, स्पाइसेस, मसाले वर इन ग्रेट डिमांड, बहुत ज़्यादा मांग थी. अब पहला जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, यूरोपियन ट्रेडर, और यूरोप की तरफ से कौन कौन से व्यापारी आए थे इंडिया में. विद द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैपनिंग इन द यूरोप, द डिमांड फॉर इंडियन क्लॉथ्स एंड स्पाइसेस वेंट अप. अब जैसे यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब है वहाँ के औद्योगिकरण हुआ, वहाँ पे नए नए कारखाने खुलने लगे, वहाँ पे जो नए नए उद्योगों का फैलाव बढ़ा जैसे ही, तो वहाँ के लोगों में मांग बढ़ गई. किस चीज़ की मांग बढ़ गई? या इंडियन क्लॉथ्स की, भारतीय कपड़ों की, एंड स्पाइसेस और मसालों की. मसाले के मामले में तो वैसे ही भारत बहुत फेमस है पूरी दुनिया में. मसालों की मांग बढ़ गई. वास्को डी गामा, नाम याद रखिएगा, वास्को डी गामा, पुर्तगाली सेलर, पुर्तगाल का एक सेलर था, नाविक था. डिस्कवर न्यू सी रूट इन इंडिया इन 1498. इसने इंडिया आने का एक नया रास्ता खोजा, समुद्र के जरिए रास्ता खोजा, एक नया रास्ता खोजा. 1498, 1498 में, डेट याद रखिएगा, 1498 में. ही लैंडेड इंडिया एट कैलिकट, और पहला कदम कहाँ रखा उसने? कैलिकट में. कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछ लेता है कि वास्को डी गामा ने अपना जो पहला कदम जो भारत का रूट खोजा था, उसने कहाँ पे वो उतरा था पहली बार? तो कैलिकट में उतरा. सून, जल्द ही, पुर्तगाली स्टार्टेड ट्रेडिंग विद इंडिया, और पुर्तगालियों ने अपना जो ट्रेडिंग जो स्टार्ट कर दी इंडिया के साथ में, अपना व्यापार बढ़ा लिया. दे फॉट विद द अरब्स, उन्होंने अरब के साथ लड़ाई की. एंड ड्रोव देम अवे, और अब उन्होंने अरब्स को देश से खदेड़ दिया. इन द 16th सेंचुरी, अब 16वीं शताब्दी में क्या हुआ? दे कंट्रोल द एंटायर फॉरेन ट्रेड. अब पूरा जो व्यापार था वो उन्होंने पूरा अपने हाथ में ले लिया. एंड बिकेम वेरी रिच, और जब पूरा व्यापार आपके हाथ में आ गया तो सीधी सी बात है आप अमीर हो जाएंगे. वो भी अमीर हो गए. अदर यूरोपियन कंट्रीज सच एज हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड ऑल्सो डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन ट्रेड विद इंडिया. अब जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज थी, कौन कौन सी? जैसे कि हॉलैंड,
फ्रांस, इंग्लैंड, इनको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कि हम लोग भी इंडिया के साथ ट्रेड करें। द ईस्ट इंडिया कंपनी, a company to specially trade with India was set up in England in 1600। ये स्पेशल कंपनी थी जो इंग्लैंड के द्वारा स्थापित की गई थी, और उसका मकसद क्या था? इस कंपनी का मकसद यही था कि इंडिया के साथ ट्रेड करना, व्यापार करना। अब जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप एट सूरत। जो पहली फैक्ट्री थी इसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री थी। याद रखिए, ये पूछता है बहुत बार, जी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछता है बहुत बार कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ लगाई गई थी, पहले कहाँ स्थापित की गई थी, कहाँ सेटअप की गई थी? दैट वाज सेटअप एट सूरत। वो सूरत में लगाई गई थी। सूरत का पड़ता है गुजरात में। द कंपनी वॉज फर्दर ग्रांटेड अ परमिशन बाय मुगल एम्परर जहांगीर टू सेटअप द फैक्ट्री एट मद्रास। अब क्या हुआ उस समय जानते हैं, जब अंग्रेज आए तो उस समय राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। अब जहांगीर थे उस समय शासक भारत के, इन्होंने परमिशन दी इनको, अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए मद्रास में, जिसका नाम अब चेन्नई है। और देखिए कहाँ दी? कलकत्ता, बॉम्बे, ये 3 जगह इन्होंने इनको परमिशन दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द फैक्ट्रीज, फोर्ट्स वर बिल्ड एंड एन आर्मी वॉज मेंटेन्ड बाय इंग्लिश। अब क्या हुआ? अब देखिए, अब इन्होंने फैक्ट्री तो लगा ली, अब उस फैक्ट्री को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए उन्होंने क्या किया? फोर्ट बनाने स्टार्ट कर दी। फोर्ट बोले तो किले बनाने स्टार्ट कर दिए, आर्मी बनाने स्टार्ट कर दी। अब इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी, उसके बारे में पढ़ते हैं। द नवाब ऑफ बंगाल, जो नवाब थे बंगाल के नवाब, सिराज उद्दौला, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दी डेवलपमेंट। उन्होंने जो ये डेवलपमेंट हो रही थी, जो ईस्ट इंडिया ये सब भारत में कर रही थी, इन्होंने फैक्ट्रीज लगा रही थी, आर्मीज खड़ी कर रही थी, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। इसमें जो बंगाल के नवाब थे, सिराज उद्दौला, नाम याद रखिएगा, सिराज उद्दौला। ये तो स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट दी बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बात करते हैं हम लोग। जो ये प्लासी का युद्ध हुआ था, ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। और कारण क्या था ये युद्ध का? जो फैक्ट्रीज लगा रहे थे अंग्रेज़ लगातार इंडिया में, उनके खिलाफ थे। इन्होंने, जो नवाब थे, उन्होंने इसका विद्रोह किया और फाइनली जंग का आगाज़ कर दिया, लड़ाई छेड़ दी। He declared the war against the British but was defeated at the Battle of Plassey in 1757। उन्होंने वॉर तो की, बिल्कुल की, पर 1757 में जब ये वॉर हुई तो वो इसमें हार गए, डिफीट हो गए, हार गए। द ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड इट्स फर्स्ट पॉलिटिकल विक्ट्री इन इंडिया। ये अंग्रेज़ों द्वारा पहली जीती गई लड़ाई थी, पहली विजय थी उनकी भारत में। नाउ अब क्या हुआ? द कंपनी स्टार्टेड ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉइंग इंडियन सोल्जर्स इन देयर ओन आर्मी। अब इन्होंने, देखो, अंग्रेज़ों ने लगाया दिमाग अपना। अब इन्होंने क्या किया? अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए इन्होंने इंडिया में से ही नए नए लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया, अपनी आर्मी में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। अब देखिए, अब इनके पूरा कंट्रोल, इनका लगभग कंट्रोल आ ही गया था, पूरे बिजनेस में, पूरे ट्रेड पे कंट्रोल आ गया था। इन्होंने अपनी आर्मी बढ़ानी स्टार्ट कर दी थी, तो अब इन्होंने धीरे धीरे अपना पावर को बढ़ाना स्टार्ट किया। आफ्टर बंगाल, अब बंगाल के बाद क्या हुआ? द ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सपेंडिंग देयर पॉलिटिकल पावर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब पहला तो बंगाल हाथ में आया, अब धीरे धीरे इन्होंने दूसरे जो हिस्से थे भारत के, उन पर भी अपना पकड़ मजबूत करनी स्टार्ट कर दी, मजबूत पकड़ स्टार्ट कर दी उन्होंने। एट दैट टाइम, उस समय मुग़ल पावर वॉज ऑन द डिक्लाइन। उस समय क्या था, जो उसमें मुग़ल एम्परर्स थे हमारे देश में, उस टाइम में मुग़ल काल चल रहा था ना उस समय, तो उसमें मुग़ल एम्परर्स थे और जो शासक थे मुग़ल्स के, उनका जो पावर था, उनका जो पकड़ था देश पे, वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। औरंगज़ेब के बाद जितने भी शासक आए, उनका कुछ खास पकड़ नहीं रहा, उन्होंने बहुत अच्छे से शासन नहीं किया कभी। India was divided into a number of small states headed by weak and selfish rulers। अब इंडिया को क्या किया गया? अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया गया, छोटे छोटे स्टेट्स में बंटवारा कर दिया गया,
द ब्रिटिश फ्रीली यूज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एंड गेन मोर पावर एंड वेल्थ। अब अंग्रेजों ने इस बात का बड़ा फ़ायदा उठाया, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाई, फूट डालो और शासन करो, लोगों में फूट डाल दो और आराम से उन पे राज करो, आपस में लड़वा दो दो राजाओं को और उन पे शासन कर लो। विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज एंड अ बेटर डिसिप्लिन्ड आर्मी दे कैप्चर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि वो लोग तो पहले से ही आर्मी बना रहे थे अपने, और इन्होंने अच्छा खासा जब आर्मी बना ली तो इंडिया का बहुत बड़ा भाग अपने कब्जे में ले लिया। द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इंडिया पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली। They made India a consumer of expensive British good, and the rich source of cheap raw material from India was utilized for industries in Britain. The British exploited बोले तो उनका शोषण करना स्टार्ट कर दिया, इंडिया में शोषण स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपनी मनमानी स्टार्ट कर दी अंग्रेजों ने। दे मेड इंडिया अ कंज्यूमर ऑफ एक्सपेंसिव ब्रिटिश गुड्स, तो कंज्यूमर बना दिया, मतलब वो लोग यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे, इंडिया से कच्चा माल लेके गए अपने देश, वहाँ से उसको सामान बनाया उसका और वापस उसी को इंडिया में लाके महंगे दामों पे बेचते थे, मतलब कि इंडिया का सामान इंडिया को ही बेचते थे। ड्यू टू दिस पॉलिसी द इंडियन इंडिजीनियस इंडस्ट्री सफर्ड वेरी बैडली। ड्यू टू दिस पॉलिसी, अब इस नीति की वजह से हुआ क्या, ये ऐसा करने से हुआ क्या, क्या फ़र्क पड़ा, क्या असर हुआ इसका देश पे। द इंडियन इंडिजीनियस इंडस्ट्री, जो इंडिया की इंडिजीनियस इंडस्ट्री थी, जो स्वदेशी, जो घरेलू काम थे, जो इंडस्ट्री चल रहे थे, जो स्वदेशी कारखाने थे हमारे देश के, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए, लगभग वो बंद ही हो गए। डिसकंटेंट अमंग इंडियंस, अभी देखो डिसकंटेंट अमंग इंडियंस, अब उस समय इतना उन्होंने फूट डाला था, फूट डालो राज करो की नीति लगाई थी कि अब इंडिया को अलग अलग स्टेट में तोड़ दिया गया था। अब इंडिया कहते हैं ना कि जब अलग अलग आप चीज़ को तोड़ दो तो कमज़ोर होते थे, वही हाल हुआ। अब इंडियंस के बीच में मतभेद हो गए, अब मतभेद के क्या फल निकले देखते हैं, क्या फ़र्क पड़ा मतभेद से। द डिफरेंट पॉलिसीज दैट ब्रिटिश अडॉप्टेड टू एक्सपेंड देयर पावर गेव राइज टू डिसकंटेनमेंट अमंग इंडियंस। अभी अलग अलग प्रकार की जो नीतियाँ लगा रहे थे अंग्रेज तोड़ने के लिए भारत को, जो नीतियाँ लगा रहे थे उससे क्या हुआ कि जो भारत के लोग थे, अलग अलग राजा थे, इनमें सब में मतभेद स्टार्ट हो गया आपस में ही। नॉट ओनली फार्मर्स, सिर्फ किसान ही नहीं, आर्टिशंस बट लोकल जमींदार एंड नवाब आल्सो लिव्ड इन देयर मर्सी। अब सिर्फ किसान ही नहीं इस चीज़ से परेशान था, अब तो वहाँ के ज़मींदार भी परेशान थे, वहाँ के नवाब भी परेशान हो गए थे, अब वो अंग्रेज़ों के नीचे रहने लगे, उनकी मर्सी पर, उनकी दया पे जीने लगे। ओके, नेक्स्ट पेज देखते हैं। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद द बिग कॉटन मिल्स इन इंग्लैंड नीडेड कॉटन फॉर देयर प्रोडक्शन। अब हुआ क्या, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था, लगातार हो रहा था इंग्लैंड में, यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, वहाँ बनाते थे, उनको तो बहुत मुनाफा हो रहा था और उनकी मांग बढ़े जा रही तो क्या करते हैं, अब उन्होंने क्या किया, कॉटन इंडस्ट्री जब रिवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने अभी कॉटन यहाँ से इंडिया से कॉटन ले जाने लगे वो लोग। कॉटन ग्रीव वेरी वेल इन इंडियन कंडीशन। और जानते हैं कि यहाँ जो इंडिया का वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, कॉटन के लिए बहुत अच्छा है, वो जानते थे अंग्रेजी चीज़ कि कॉटन बहुत अच्छा होता है भारत में। सो इंडियन फार्मर वर कंपील्ड टू सेल देयर प्रोडक्ट एट अ वेरी लो प्राइस। अब क्या, अंग्रेजी ने क्या किया, अब यहाँ के किसानों को मजबूर किया कि आप अपना जो कॉटन है उसे हमें ही बेचें और सस्ते दाम में बेचें, सस्ते दाम में। अब किसान बेच भी रहा है, उसको दाम तय करने का भी उसको हक नहीं था कि आप, वो अंग्रेज़ तय करते थे कि आपको इस दाम पे बेचना ही पड़ेगा, सस्ते दाम पे खरीदते थे। फार्मर्स इन बंगाल एंड बिहार वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो। जो किसान थे बंगाल और बिहार के, उनको ज़बरदस्ती, उनको फोर्स किया गया, उनको ज़बरदस्ती किया गया इंडिगो उगाने के लिए, नील की खेती करने के लिए, नील की खेती। अ प्लांट फ्रॉम विच अ ब्लू पाउडर फॉर डाइंग वॉज प्रोड्यूस। एक ऐसा नील, एक ऐसा पौधा होता है जिससे कि ब्लू कलर की डाई निकलती है। द फार्मर्स हैड टू ग्रो इट इवन दाउ देयर वॉज अ फेमाइन इन इंडिया। अभी इतना मजबूर कर देते थे, अगर भुखमरी भी आ जाती, फेमाइन बोले तो भुखमरी भी अगर आ जाती थी, फेमाइन, तो भी वो उगाना पड़ता था उन्हें। आप भुखमरी में आप गेहूँ नहीं उगा सकते, आप चावल नहीं उगा सकते, खाने की कोई फसल नहीं उगा सकते, पर आप इंडिगो उगाइए, ऐसा अंग्रेज करते थे। दिस इंडिगो वॉज सोल्ड टू ब्रिटिश एट अ वेरी लो प्राइस। और यही नील
अंग्रेज़ों को बेचा जाता था बहुत ही सस्ते दाम में। दिस लेड द फार्मर्स टू पेनरी एंड स्टारवेशन। अब इससे क्या हुआ, आप ज़बरदस्ती उगवा रहे नील खेती और उसे खरीद रहे हैं एकदम सस्ते दाम पे। इससे क्या हुआ कि जो भी किसान थे भारत के, वो गरीब हो गए, भुखमरी के शिकार हो गए। स्टारवेशन भुखमरी, और पेनरी मतलब होता है गरीबी, दरिद्रता है। द इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री, जो कुटीर उद्योग था, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कुटीर उद्योग, छोटे छोटे जो उद्योग थे इंडिया के, अपने खुद के छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, उन्हें कॉटेज इंडस्ट्री बोलते। टू सफर द सेम फेट, उनका भी यही हाल हुआ, यही हश हुआ, फिर मतलब हश, यही हाल हुआ। यही द वीवर्स ऑफ सिल्क एंड कॉटन वर फोर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट ओनली टू द ब्रिटिश एट अ वेरी लो प्राइस। जो बुनकर थे, वीवर्स थे, जो बुनते थे, सिल्क के कॉटन के कपड़े बुनते थे, उनको मजबूर किया गया, फोर्स किया गया, जोर ज़बरदस्ती किया गया कि वो अपने सामान को अंग्रेज़ों को कम से कम दाम में बेचें। स्लोली द इंडियन इंडस्ट्री वॉज फोर्स टू क्लोज डाउन। और धीरे धीरे ये हालात जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे जो कॉटेज इंडस्ट्री थी भारत के, छोटे मोटे कुछ जो कुटीर उद्योग थे, वो धीरे धीरे बंद हो गए। द नवाब्स, जमींदार्स एंड किंग्स फेयर्ड नो बेटर। अब जो नवाब थे, जमींदार थे, वहाँ के राजा थे, उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। देयर स्टेट वर अटैच टू द कंपनी रूल ऑन वन प्रिटेक्स्ट और दी अदर। अब जो उनके स्टेट थे, उनके जो राजे थे, उनको ज़बरदस्ती कंपनी ने अपने अंदर मिला लिया। क्यों मिला लिया? कोई ना कोई बहाना बना दिया करते थे कि आप सही से काम नहीं कर रहे हैं, या कुछ और बहाना कर देते और अपने उनके स्टेट को अपने अंदर मिला लेते थे। सम वर अटैच्ड एज दे वर सेड टू बी नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। कुछ स्टेटों को तो ऐसे हथिया लिया, उन्होंने ये बोलकर हथिया लिया कि वो सही से काम ही नहीं कर रहे, बस ये बोला और अंग्रेजों ने अपने अंडर उस स्टेट को ले लिया। अवध वॉज अशपर्ड इन दिस फैशन। अवध को भी इसी तरीके से, इसी अन्यायपूर्ण से छीन लिया गया। अशपर्ड मतलब होता है अन्याय, धोखे से, चालाकी से छीन लिया। Other states were attached as the British did not recognize adopted there as successor to the throne। और कुछ स्टेट तो उन्होंने ये कहकर अपने अंदर मिला लिए कि उनका कोई सक्सेसर नहीं है। सक्सेसर मतलब उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उनका कोई आने वाला राजा नहीं है। थ्रोन क्या होता है? राजगद्दी, सिंहासन को बोलते हैं थ्रोन। तो उस सिंहासन के लिए कोई सक्सेसर नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं, ये कहकर अपने अंदर उसको मिला लिया। दिस वॉज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैपिस। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैपिस कहा जाता है। झांसी, सतारा एंड नागपुर वर ऑक्यूपाइड दिस वे। अब देखिए इस तरीके से, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैपिस का जो नीति है, ये लगा के झांसी का, सतारा, नागपुर को इसी तरीके से हथियाया गया था। दस द जनरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री बिकेम डिसकंटिनेंट। क्योंकि अब जो पॉपुलेशन थी कंट्री की अधिकतर, वो डिसकंटेंट थी, उसमें भेदभाव थे, बहुत सारे मतभेद चल रहे थे। दिस डिसकंटेंट वॉज एक्सपोज्ड इन अ नंबर ऑफ रिवॉल्ट्स। और इन्हीं मतभेदों की वजह से बहुत सारे रिवॉल्ट हुए, बहुत सारे विद्रोह भी हुए। बट दीज वर इजीली सप्रेस्ड। पर ये सारे जो रिवोल्ट थे, उनको बड़ा ही आसानी तरीके से अंग्रेजों ने बहुत आसानी तरीके से दबा दिया, ख़त्म कर दिया। बट दीज वर इजीली सप्रेस्ड एज दे वर लोकल एंड अनऑर्गेनाइज। क्योंकि लोकल थे और ऑर्गेनाइज भी नहीं थे, कोई एकता नहीं थी उस समय देश के नागरिकों में, तो अंग्रेज बड़े ही आराम से ऐसे जो विद्रोह हुआ करते थे, रिवोल्ट हुआ करते थे, उनको दबा दिया करते थे। देन केम 1857। अब 1857 आया, द ईयर ऑफ बिग रिवॉल्ट। ये वो साल था जब सबसे बड़ा क्रांति होने वाली थी अगेंस्ट द ब्रिटिश इनजस्टिस एंड क्रुएल्टी। इट केम टू बी नोन एज द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसी क्रांति का नाम पड़ा था 1857 की क्रांति, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए क्या हुआ, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 की क्रांति को ही स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द इंडियंस टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द ब्रिटिश योक। ये 1857 की पहली क्रांति थी जो कि अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ से शुरुआत हुई थी। द फोर रीजन्स दैट लेड टू द रिवोल्ट वर। अब चार कारण थे। क्या कारण था इस रिवोल्ट होने का? पहला, इंडियन सोल्जर्स वर फ्रिक्वेंटली इंसल्टेड बाय द ब्रिटिश सुपीरियर्स। जो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो अंग्रेज अपनी सेना बढ़ा रहे थे, उसमें क्या करते, भारतीयों को भी सिपाही के तौर पे भर्ती कर रहे थे। तो होता क्या था, वहाँ पे भी भेदभाव हुआ करता था। जो अंग्रेज के सिपाही होते थे उनको अलग नज़र से देखा जाता था, जो इंडियंस थे उनको अलग नज़र से देखा जाता था। भेदभाव बहुत ज़्यादा हुआ करता था उस समय।
तो पहला कारण तो ये था कि भेदभाव हुआ करता था, इंसल्ट किया करते थे लोग इंडियन सोल्जर्स की। देयर वॉज डिस्पैरिटी बिटवीन द सैलरीज ऑफ ब्रिटिश सोल्जर इंडियन सोल्जर। देखिए कहा था ना भेदभाव होता था, उनकी सैलरी में भी तनख्वाह जो मिलती है उसमें भेदभाव होता था। इंडियन सोल्जर को कम तनख्वाह दी जाती थी और अंग्रेज जो होते थे अपने सोल्जर्स को ज़्यादा सैलरी दिया करते थे। इंडियन सोल्जर्स वर डिनाइड प्रमोशन डिस्पाइट देयर एबिलिटीज़। उनके प्रमोशन नहीं हुआ करते थे, इंडियन सोल्जर्स के प्रमोशन नहीं हुआ करते थे। उनकी काबिलियत होती थी प्रमोशन की, पर उनके जानबूझ के प्रमोशन नहीं किया करते थे। द इमीडिएट कॉज वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू राइफल इन ब्रिटिश आर्मी। अब देखिए रिवॉल्ट जो था 1857 का, उसका जो मेन कारण जो बताया जाता है हिस्ट्री में, वो ये था कि उस समय एक नई राइफल आई थी, राइफल बंदूक होती है, राइफल आई थी ब्रिटिश आर्मी के अंदर। द कार्टेज और द राइफल वॉज ग्रीस्ड विद फैट। जो कार्टेज होता था राइफल का, कार्टेज बोले तो उसमें जो गोली डलती है, वो कहते थे कि उसको जो फैट होता था, चर्बी चर्बी उसे सील किया रहता था और उस गोली को चलाने से पहले उसको दांतों से तोड़ना काटना पड़ता था, उसके बाद बंदूक में डाला जाता था। र्यूमर स्प्रेड, एक ऐसी र्यूमर थी, अफवाह फैली हुई थी, दैट द फैट यूज वॉज काउ एंड पिग फैट। अब अफवाह क्या फैली थी कि जो फैट इस्तेमाल होता था कार्ट्रिज में, बंदूक की गोली में, वो या तो गाय का होता था चर्बी का या फिर सूअर का। अब समझिए इसको, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र पशु है, पवित्र पशु है, वो उसको मुँह लगा नहीं सकता। जो सूअर है वो मुस्लिम्स के लिए नापाक माना जाता है, वो उसको मुँह नहीं लगा सकता। दिस अपसेट बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम। अब इसी कारण से हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही नाराज़गी हो गई। जो भी सोल्जर हिंदू और मुसलमान थे उस अंग्रेजों में नाराज़गी हो गई, उन्होंने विद्रोह करना इस चीज़ का स्टार्ट कर दिया। द सोल्जर्स रिफ्यूज टू यूज़ द न्यू कार्टेज। अब सोल्जर्स ने मना कर दिया साफ साफ कि हम भाई इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधी सी बात। द रिवोल्ट फर्स्ट ब्रोक आउट इन मार्च 1857। और जो रिवोल्ट था, ये जो विद्रोह था, सबसे पहले 1857 में बैरकपुर में, कैलिकटा के नज़दीक बैरकपुर नाम की जगह है, वहाँ पे सबसे पहले हुआ विद्रोह। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज कॉल्ड सैपाई म्यूटिनी। देखो इसको सैपाई म्यूटिनी भी कहा जाता है, इस रिवोल्ट को सैपाई म्यूटिनी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जो रिवोल्ट था 1857 का, इसको सैपाई म्यूटिनी भी कहा जाता है। बाय द ब्रिटिश, वाइल सम स्कॉलर कॉल इट इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। या फिर बहुत सारे जो ज्ञानी पुरुष हैं वो लोग इसको इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस का वॉर भी कहते हैं। अब देखिए मंगल पांडे, अगर 1857 की बात करें तो मंगल पांडे का जो नाम है वो सबसे पहले आता है। अभी थे कौन, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। मंगल पांडे, अ 29 ईयर ओल्ड सेपॉय, 29 साल के एक सिपाही थे, फायर द फर्स्ट शॉट ऑफ रिवोल्ट ऑन 29 मार्च 1857। इन्होंने सबसे पहली गोली चलाई थी इस रिवोल्ट की, इस विद्रोह की सबसे पहली गोली चलाई थी मंगल पांडे ने चलाई थी। आफ्टर मिसिंग हिज टारगेट, हालांकि उनका टारगेट मिस हो गया था, ही ट्राइड टेकिंग हिज ओन लाइफ। जब टारगेट मिस हो गया तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने आपको गोली मार लेता हूँ, अपनी आपको गोली मार लेता हूँ, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। ही वॉज कैप्चर्ड, उनको पकड़ लिया गया, कोर्ट मार्शल हो गया, सजा मिल गई। ऑन 6 अप्रैल 1857 1857 को ही वॉज हैंग 2 days लेटर, 2 दिन बाद उनको फांसी दे दी गई। तो पहले इंसान थे ये जिन्होंने एक क्रांति स्टार्ट की थी, इनका नाम परमो। द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द रिवोल्ट स्टार्टेड एट मेरठ। मेरठ में पहली चिंगारी भड़की थी रिवोल्ट की, विद्रोह की पहली चिंगारी मेरठ में कब भड़की थी? 10 मई को 1857। एट दिल्ली में क्या हुआ? ऑन 11 में बहादुर शाह जफर वॉज प्रोक्लेम द एम्पर ऑफ इंडिया। दिल्ली में इसी बीच मीनवाइल इसी दौरान क्या हुआ? दिल्ली में 11 मई को बहादुर शाह जफर, जो मुगल एम्पर था बहादुर शाह जफर, उसने अपने आप को भारत का एम्पर घोषित कर दिया, भारत का शासक घोषित कर दिया। सून, जल्दी, द रिवोल्ट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अब जल्दी क्या हुआ? जो एक विद्रोह था ये भारत के और हिस्सों में फैलता गया, नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया, उत्तरी और जो मध्य भारत के बीच में फैल गया। लखनऊ, कानपुर, बरेली, आगरा, झांसी, आरा वर द मेन सेंटर। ये सब सेंटर थे, इनके मेन मुख्य सेंटर यही थे। अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू जॉइन द रिवोल्ट। अब सोसाइटी के, समाज के जो दूसरे लोग थे वो भी इस रिवोल्ट में हिस्सा लेने लगे। फार्मर्स, किसान आ गए, ट्रेडर्स, व्यापारी आ गए, वर्कर्स, कामकाज करने वाले लोग आ गए, ऑल एक्टिवली टुक पार्ट, सभी ने इसमें हिस्सा लिया। द रिवोल्ट बिगेन एज अ सोल्जर्स रिवोल्ट। ये जो रिवोल्ट था, ये जो विद्रोह था 1857 का, एक आम सिपाही से स्टार्ट हुआ था और जल्द ही ये फैल गया, बहुत ज़्यादा फैल गया
और ये लोगों का रिवोल्ट बन गया, पीपल्स रिवोल्ट बन गया फैल के। इट वॉज लेड बाय डिफरेंट लीडर्स एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगहों पे रिवोल्ट हो रहा था और अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग लीडर्स द्वारा इसको आगे बढ़ाया जा। हम लोग बात कर रहे थे रिवोल्ट के 1857 के रिवोल्ट की। अब देखते हैं रिवोल्ट के लीडर कौन कौन थे, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से लीडर थे इस रिवोल्ट के। चलिए जानते हैं इसके बारे में। कुंवर सिंह, पहला नाम आता है कुंवर सिंह, द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द रिवोल्ट इन बिहार। ये बिहार में जो रिवोल्ट विद्रोह हो रहा था उनके चीफ ऑर्गेनाइजर यही थे, यही मुख्य प्रमुख थे उनके। बहुत से जमींदार ऑफ जगदीशपुर, ये जमींदार थे, जगदीशपुर के जमींदार थे। नाना साहिब, नाना साहिब का नाम सुना होगा आप लोगों ने। नाना साहिब लेड द रिवोल्ट फ्रॉम कानपुर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कानपुर में इस रिवोल्ट को कौन लीड कर रहा था, कौन प्रमुख था कानपुर में, वो थे नाना साहिब। हिज लॉयल जनरल, नाना साहिब के जो एक जनरल थे, सेनापति, उनके बहुत ही वफादार सेनापति तात्या टोपे, नाम सुना होगा, तात्या टोपे इनके वफादार सेनापति थे। फॉट वेरी ब्रेवली, उन्होंने बहुत ही बहादुरी से अंग्रेज़ों से लड़ाई की। बेगम हज़रत महल लेड द रिवोल्ट ऑफ इन अवध। अवध से कौन लड़ रहा था, बेगम हज़रत महल, नाम याद रखिएगा। अवध से कौन लड़ रहा था, बेगम हज़रत महल। और रीजन इन उत्तर प्रदेश में है। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, इसका नाम, इनका नाम तो आपने पक्का सुना होगा, झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने अपनी जान दे दी थी लड़ते हुए। अब देखिए रिवोल्ट हुआ और पूरी इंडिया ने अच्छे से भाग भी लिया इसमें, पर ये रिवोल्ट को आखिरकार अंग्रेजों ने दबा दिया लास्ट में। अब क्या कारण थे इसके फेल होने के, अब ये जानेंगे। देखिए द रिवोल्ट फेल, सभी रिवोल्ट फेल हो गए, क्या कारण थे। द रिवोल्ट ऑफ 1851 शूक द फाउंडेशन ऑफ द कंपनीज रूल बट इट डिड नॉट सक्सीड। अब देखिए इस रिवोल्ट ने कंपनी को उखाड़ फेंकने की कोशिश तो की पर कामयाब नहीं हो पाए। इट वॉज क्रस्ड रूललेसली बाय द ब्रिटिश विद इन अ ईयर। मात्र एक साल में, इतने बड़े रिवोल्ट को मात्र एक साल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया, ख़त्म कर दिया। बहादुर शाह वॉज अरेस्टेड, जो उस समय जिन्होंने अपने आप को शासक घोषित कर दिया था, मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर, जिनको अंतिम शासक भी माना जाता है मुगल एम्पर का, उनको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया एंड एक्साइल टू बर्मा। बर्मा बोलते म्यांमार का पूरा नया नाम है बर्मा, सॉरी बर्मा पुराना नाम है, अब इसको म्यांमार नाम से जाना जाता है बर्मा को। इनको बर्मा भेज दिया गया, पकड़ा जेल में बर्मा भेज दिया गया। ईस्टर्न वर किल्ड एट दिल्ली, जो उनके बेटे थे बहादुर शाह जफर के, वो दिल्ली मारे गए। बेगम हज़रत महल एंड नाना साहिब एस्केप टू नेपाल। बेगम हज़रत महल कहाँ से लड़ रही थी, अवध से लड़ रही थी यूपी के। और नाना साहिब, ये जो कानपुर से लड़ रहे थे, ये नाना साहिब, ये दोनों नेपाल चले गए। इन सितंबर 1858, सितंबर 1858 में दी ब्रिटिश गोन बैक अवध। 1858 में ब्रिटिश ने वापस से अवध पे कब्जा कर लिया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर हैंग्ड और किल्ड, हज़ारों लोगों को फांसी हो गई, मार दिए गए। विलेजेस एंड टाउन्स वर बर्न डाउन, गाँवों को, शहरों को जला दिया गया। कॉमन पीपल सफर्ड ग्रेट क्रुएल्टी ऑफ ब्रिटिश, जो क्रांति के अंदर जो आम आदमी थे, आम जनता थी, वो सबसे ज़्यादा सफ़र हुई ब्रिटिश के द्वारा, उनके जुल्म सहे आम जनता ने बहुत था। द मेन रीज़न फॉर द फेल्चर रिवॉल्ट वर, अब देखिए क्या क्या कारण थे, क्या क्या कारण थे, आखिर रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ, क्या कारण थे। पहला, द ब्रिटिश आर्मी वॉज फार सुपीरियर एंड बेटर ट्रेन, बात बिल्कुल सही है। जो ब्रिटिश आर्मी थी वो कहीं अच्छी थी, सुपीरियर थी, उनके पास अच्छे हथियार थे, उनके पास सेना थी, वो ट्रेंड, उनके पास सिपाही थे। इंडियन वर डिसऑर्गेनाइज्ड, और जो इंडियंस थे ये डिसऑर्गेनाइज थे। एकता नहीं थी उस समय, एकता नहीं थी, एकता की बहुत ज़रूरत थी, एकता नहीं थी, इस वजह से वो आराम से हार गए। द ब्रिटिश वर गेटिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ आर्म्स फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटिश को लगातार हथियार, गोला बारूद लगातार ब्रिटेन से लगातार सप्लाई हो रहा था, लगातार आ रहा था, तो उनके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये रिवोल्ट को लोग बहुत ही आसानी से रिवोल्ट को दबा दिया गया। मैनी इंडियन प्रिंसेस बिकेम ट्रेटर, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे इंडिया में जो राजा महाराज थे वो ट्रेटर हो गए थे, ट्रेटर बोले तो गद्दार हो गए थे, वो अंग्रेज़ों से मिल गए थे। इस कारण से भी अंग्रेज़ों को बहुत ही आसानी से इस रिवोल्ट को दबाने में बड़ी ही इजीली दबा दिया इस रिवोल्ट को। कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस रिवोल्ट,
अब इस रिवोल्ट का परिणाम क्या हुआ, अब इस रिवोल्ट हुआ, इससे क्या नतीजे निकले, क्या फल फल मिला इस रिवोल्ट का, कुछ इसके बारे में देखते हैं। द रिवोल्ट एंडेड द रूल ऑफ द कंपनी। जैसे रिवोल्ट हुआ, कंपनी का जो भारत में शासन था वो ख़त्म कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब ये शासन सीधा इंग्लैंड के हाथ में चले गया। अब कंपनी रूल नहीं करेगी, अब सीधा ब्रिटेन रूल करेगा। द रिवोल्ट एंडेड द रूल ऑफ कंपनी, इंडिया वॉज प्लेस्ड अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटेन। अब इंडिया को कौन डायरेक्ट रूल करेगा, ब्रिटेन, सीधा ब्रिटेन से ये रूल होगा, शासन सीधा ब्रिटेन का हो गया। इट अपॉइंटेड गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल की अपॉइंट किया गया, गवर्नर जनरल को रखा गया टू रूल ओवर द कंट्री, पूरे देश पे राज करने के लिए। ही वॉज ऑल्सो नोज एज वाइस रॉय, और इसी गवर्नर जनरल को वाइस रॉय नाम से भी जाना जाता है। द नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी वॉज इंक्रीज। अब इन्होंने क्या किया, अगला इन्होंने अपनी सेना में और सोल्जर्स बढ़ा दिए। द कंडीशन ऑफ पीपल इंडिया डिड नॉट इम्प्रूव। पर जो हालात थे भारतीयों के, जो उस समय इंडियन पीपल के जो हालात थे वो नहीं सुन रहे, वो वैसे की वैसे ही गरीबी दरिद्रता में चाहिए। दे वर स्टिल ट्रीटेड बैडली। उनको वैसे ही बैडली ट्रीट करता कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। हाउएवर, हालांकि द रिवोल्ट ऑफ 1857 अर्ज द माइंड्स ऑफ इंडियन पीपल टू यूनाइट एंड फाइट फॉर देयर फ्रीडम। हालांकि एक फ़ायदा हुआ 1857 की क्रांति का, इससे लोगों में इतनी जागरूकता तो आ गई, उनको इतना समझ में आ गया कि अगर हम एक नहीं होंगे तो इनसे आज़ादी नहीं पा सकते हैं। ये बात तो सीख ली थी इन्होंने। पीपल प्रिपेयर फॉर हिस्ट्री, और इस तरीके से लोगों ने अपने आप को आगे लड़ने के लिए एकजुट बनाने की कोशिश स्टार्ट कर दी, एकजुट होने स्टार्ट हो गई। आज के लिए इतना ही, और फिर एक नए चैप्टर के साथ बड़े इंटरेस्ट तरीके से एक और नया चैप्टर समझेंगे। थैंक यू सो मच।